अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं बाखबर सहाफ़ी और असद तूर साहब, उनसे भी बाखबर सहाफ़ी हमारे साथ हैं। बात करेंगे और पूछेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ है, कैसे फैसला आया, क्या बहस मुबासा हुआ। जी असद साहब बताएंगे अंदर क्या चलता रहा वकीलों, नैब के वकीलों और जो जज हैं उनके दरमियान में। देखिए, क्रक्स ये था कि सामने फोटो कापियाँ थी और जो रेफरेंस की उन्होंने कहा जी कि आपने तफ्तीश की, तो उन्होंने कहा नहीं जी वो JIT के एनालिसिस थे। ठीक है, इसके ऊपर पूरा एक रेफरेंस बेस्ड करता था, एक फैसला बेस्ड करता था जिसमें एक थ्राइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने सज़ा सुना दी। ठीक है, और मैं एक बात तो मुझे लेकिन इसलिए ये एविडेंस देख के और ये सब कुछ हैरत नहीं हुई जी कि जब एक रियासत ने फैसला कर लिया था, उस वक्त के आर्मी चीफ, उस वक्त के DGC मेजर जनरल फैज़ हमीद, ठीक है, और उस वक्त के जो आसिफ सईद खोसा से लेके तो एजाजुल हसन साहब तक सब लोगों ने फैसला किया हुआ था, डिक्शनरियाँ निकाल ली थी, तो उसके बाद एविडेंस ना भी होती तो सजा देनी थी। उस वक्त एविडेंस तो मैटर नहीं करती थी। मैटर उस वक्त वो फैसला करता था जो उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का था कि एक थ्राइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हमने निकालना है। तो ये एविडेंस तो एक बहाना थी, सब कुछ था, और ये ना भी होती तो सजा थी। अदरवाइज तो इस तरह बेढंगे अंदाज में किस मुल्क में ये होता है? बिल्कुल ठीक है, किस मुल्क में होता है। हसन भाई से पूछे, हसन भाई मियां मोहम्मद नवाज से जो वकला थे उनकी क्या बहस थी, वो क्या साबित करना चाह रहे थे? काफी टाइम लिया उन्होंने। देखिए, उन्होंने तो यही बताया ना कि जो एविडेंस था जो एग्जिबिटेबल ही नहीं था, वो एग्जिबिट ही नहीं कर सकते थे, उसको एग्जिबिट किया गया, उसको तस्लीम किया गया। दूसरा जो एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस था ना, तो उनके मीन्स ऑफ इनकम जो है, भाईजान वीडियो बन रही है, चले, एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस था, तो मीन्स ऑफ जो इनकम थी उसकी डिटर्मिनेशन नहीं हो सकी। फिर सेकंड, अगर बर्डन ऑफ प्रूफ अगर आपने डालना है एक्यूज़ के ऊपर, तो एक्यूज़ के कोई आपने लिंक तो जो ना एक सर्टेन लेवल ऑफ आपने केस इस्टेब्लिश करना है, तब बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। तो उन्होंने ये बयान किया, नैब की जानिब से ये बताया गया, क्योंकि हसन और हुसैन नवाज़ का कोई कारोबार नहीं था, लिहाजा वो बेनामीदार थे नवाज शरीफ साहब के। चले मान लिया जी उनके बेनामीदार थे, तो फिर उन्होंने कहा कि बताएं कि अल अज़ीज़िया जब बनी है, मिल बनी है, इस्टेब्लिश हुई है 2001 में, तो उस टाइम जो पैसा भिजवाने के कुछ सबूत तो शवाहिद होंगे ना, तो वो शवाहिद भी नहीं थे। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो बात है कि जो स्टार इनके विटनेस थे प्रोसिक्यूशन के, वो स्टार विटनेस वाजिद ज़िया खुद ये तस्लीम किया, कन्फेशन था कि हमारे पास कोई इसका एविडेंस नहीं है कि हमने नेक्सस साबित किया हो कि ये जो अल अज़ीज़िया स्टील मिल है ये नवाज शरीफ ने रकम भेजी, और फिर अगर इल गॉटन मनी अगर है तो वो कहाँ से वो रकम आई। तो वो कोई भी चीज़ जो कहते हैं ना फंडामेंटली, यानी 2% भी केस इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका। और मुझे ताजुब इस बात पर है, देखिए उस वक्त के एक मशहूर ज़माना कर्नल लियाकत होते थे, आपको पता है, वो बहुत से लोगों को उठाते थे, वो पार्लियामेंटेरियंस को भी उठाने का उनके बारे में ना एक बड़ी चीज़ मशहूर थी। तो ये जज अरशद मलिक साहब को भी मुबैना तौर के ऊपर फैसले से यानी एक रात पहले या 2 रात पहले उनको कहीं लेके जाया गया था। तो वो जब लेकर गए तो सुबह उन्होंने जो फैसला दिया, तो वो फैसला यही बात सुनने में आई थी कि तहरीरी फैसला उनके हवाले किया गया था, जो कि उन्होंने अनाउंस कर दिया था। तो हुआ यही है। अब क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों ने ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, उन यानी एक रात पहले या 2 रात पहले उनको कहीं लेके जाया गया था, तो वो जब लेकर गए तो सुबह उन्होंने जो फैसला दिया, तो वो फैसला यही बात सुनने में आई थी कि तहरीरी फैसला उनके हवाले किया गया था, जो कि उन्होंने अनाउंस कर दिया था। तो हुआ यही है। अब क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों ने ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, उनसे हिसाब कौन लेगा या उनका हिसाब कभी होगा? ये बुनियादी सवालात हैं जिनका जवाब आप भी तलाश करें, मैं भी तलाश करता हूँ, असद तूर भी तलाश करेगा। नहीं, लेकिन वो एक तो जनरल बाजवा ने भी वो इंटरव्यू में खुद कह दिया, उन्होंने कहा कि वो हमने फिर 2 वकीलों को अरेंज किया जिनसे फैसला लिखवाया और वो लिखवा के दिया। वो तो जो व्हाट्सएप फैसला, हाँ वही ना, तो वो ये तो अच्छा, नैब अगर आज शुरू में आकर कह देता जी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, उस वक्त हमें कोई चीज़ नहीं मिली, तो हम इससे विड्रॉ करते, तो ज़्यादा इज्जत वाला रास्ता ना होता? नहीं, वो देखें, एक आप कहते हैं ना एक आई वॉश, तो वो तो आपने करना होता है ना खड़े होके जी। ठीक है, अगर एक नैब का इदारा खड़े होके मान ले कि जी हमने परवेज संधेला साहब को, ठीक है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए सजा दी थी जी, तो उनके बाकी सारे फैसले भी टेंटेड हो जाएंगे। वो बोलेंगे तो वो इन्होंने काई वाश के लिए जी हमारे पास ये फोटो कापियाँ थी, वो JIT का एनालिसिस था, ये था वो था। बट लाइक मुझे तो हमेशा दुख ड्रामा था जो से देखा हमने। एक सवाल और है सर, मुझे ज़रा जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के बारे में बता दिए कि उधर क्या भुट्टो साहब
मतलब कि मजीद जिंदा होने? अब देखिए, जो भुट्टो साहब वाला जो केस है ना, उसमें जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया था उस वक्त के वजीर कानून जो थे, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था और फिर उस केस में लड़ने के लिए वो डॉक्टर बाबर रवान साहब थे, वो रेफरेंस में कुछ सब्सटेंस नहीं है। अब अदालत ने उनको कहा कि आप नई एक एप्लीकेशन दे दें, आप नई CMA फाइल करें, जिस यानी सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशन जमा कराएं, ताकि हम उसके ऊपर जो नई ग्राउंड्स आप लें उसके ऊपर फैसला कर लें। अदरवाइज़ हम जो मौजूदा जो इस वक्त जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है हम उसके ऊपर फैसला कर देंगे। एक बात के ऊपर दूसरा चीफ जस्टिस ने माजरत की कि ये इतनी ताख़ीर हुई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का प्रिंसिपल होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो सदाती रेफरेंस बाद में आए वो पहले कंक्लूड होकर डिसाइड करके उनके ऊपर अपनी जो ओपिनियन है वो दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, और इसको जो है वो पेंडिंग रखा। तो ये इसको सर्द खाने का में जो डाल दिया था, इस पर माजरत की चीफ जस्टिस ने। प्लस उन्होंने अब ये भी एक ऑप्शन दे दी है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो ग्रैंडसन जितने भी बाकी हैं, अगर वो भी केस में फरीक बनना चाहें तो वो भी आ सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी एक फ़ैसला कर दिया है कि उन्होंने अमाइकस क्यूरीज जो है वो नए बना दी हैं। सलमान सफदर साहब का नाम लिया, जिनके ऊपर एतराज़ किया जो बिलावल भुट्टो ने, और नहीं बिलावल भुट्टो ने ना बेसिकली, हाँ। और दूसरी तरफ से उनके वकील थे फारूक नाइक, और दूसरे जो थे अमाइकस क्यूरी जिनके ऊपर एतराज़ हुआ वो थे रजा रबानी। नहीं, रजा रबानी साहब, रजा रबानी के ऊपर उन्होंने किया था ना वो उन्होंने कहा कि मैं क्रिमिनल केस समझता नहीं हूँ। अहमद रजा कसूरी ने किया, एतराज़ किया, लेकिन नहीं, इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे, और फैसल सिद्दीकी के ऊपर भी, फैसल सिद्दीकी साहब के ऊपर भी उन्होंने जो है एतराज़ किया पीपल्स पार्टी ने। तो भुट्टो रेफरेंस के अंदर बस ये दो लोगों के ऊपर पीपल्स पार्टी की तरफ से हुआ है। अब जनवरी के 2nd वीक तक केस मुलतवी हो गया। ये क्या होगा सर इसमें फैसला, अगर आखिर में बता दें, दोनों ने जाना है अपने अपने प्रोग्रामों में, क्या नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? क्या तारीख में जो उल्ट पुल गड़बड़ हुई है अदलिया के फैसलों की, काजी साहब उसकी करेक्शन करने जा रहे हैं? बिल्कुल होगी करेक्शन, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा फैसला है कि आप हसन भाई भी कोर्ट कवर करते हैं कि कभी भी जजेस का अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस की नज़ीर कोर्ट होने लगा तो वो कहते हैं नहीं इसको छोड़ दें। ठीक है। तो अदलिया खुद भी उस पर शर्मिंदा होती है। काजी साहब ऑलरेडी वो उसमें जो फैज़ाबाद धरना केस है उसमें एजाजुल हक के वकील को कह चुके हैं कि एजाजुल हक के बाप ज़ियाउल हक को हमारी अदालत में सदर नहीं कहना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जजेस का माइंड तो इस बारे में क्लियर है कि ये एक ऐसा चीज़ बड़ी अहम है। अदलिया शर्मिंदा लगती है? कहाँ शर्मिंदा यार, म्यूजियम में सजा के रखा हुआ है उसको, आज भी सुप्रीम कोर्ट के म्यूजियम में पड़े हुए हैं। भुट्टो साहब को फांसी देने का फैसला आज भी सजा के रखा हुआ है, पहले वहां से तो निकाले ना, शर्मिंदे हैं तो आपको लगता है शर्मिंदा नहीं है, लेकिन ये वक्ती तौर पे चीफ जस्टिस साहब जो हैं ये इसको ठीक करना चाह रहे हैं, बाद में यही कुछ चीफ जस्टिस शर्मिंदा अगर हैं भी तो भाई पिछले वाले नहीं थे, जो पिछले थे ना वो शर्मिंदा नहीं थे, वो क्यों सजा के रखा हुआ है आज तक म्यूजियम में, निकाल दे देना उसको। कब से वो जो ऐसा चीफ जस्टिस लगे जो दाग हैं वो धोने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जो दाग है, और वो मेरे ख्याल में धोना चाहिए भी, तारीख को करेक्ट करना जरूर चाहिए, तारीख को करेक्ट करना चाहिए, लगे दाग धोने चाहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच जी।